गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का आपका विषय है भारतीय संविधान सामाजिक एवं राजनीतिक पाठ से। ठीक है, तो इसको एक खेल की तरह शुरू करते हैं, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा समझा देती हूँ। इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात को शुरू करेंगे। आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में ज़रूर सुना होगा और बहुतों ने खेला भी होगा। जैसा कि इसके नाम से ही अंदाज़ा लग जाता है कि यह खेल पैरों से संबंधित है, अर्थात फुटबॉल का एक नियम है कि गोलकीपर के अलावा और कोई खिलाड़ी गेंद को बाह से अर्थात हाथ से नहीं छू सकता है। अगर किसी खिलाड़ी की बाह गेंद को छू जाती है तो वो फाउल या गलत माना जाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थमाने लगे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक चित्र दिख रहा है जिसमें सदस्यों का गठन और सदस्य यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है ना, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है किसी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। फिलहाल हम फटाफट आपको क्वेश्चन समझाते हैं। ठीक है ना, लिखे हुए हैं। तो किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो देख लेते हैं। क्योंकि यह उनके आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है, जिनके आदर्श पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के आधार पर रच सकते हैं। दूसरा है, वह ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सके। संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल न करे। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि दस्तावेजों के हिस्से को देखिए। पहला कॉलम 1990 का नेपाल के संविधान का है। दूसरा कॉलम के ताज़ा आंतरिक संविधान से लिखा गया है। ठीक है ना, इस दो प्रकार के हमने कॉलम भी बना दिए हैं। जो पहला है वो कार्यपालिका कार्यकारी का है, जो अनुच्छेद 35 में है। तो ये शक्तियाँ निहित हैं। नेपाल की अधिराज्य की कार्यकारी शक्तियाँ महामहिम नरेश एवं मंत्री परिषद में निहित होगी। ठीक है ना, जो भी फैसला होगा उसे राजा और मंत्री ही तय करेंगे। लेकिन जो दूसरा कॉलम है वो 2007 अंतरिम संविधान भाग 5 अनुच्छेद 37 का है। इसमें कार्यकारी शक्तियाँ जो हैं वो दिखाई गई है। नेपाल की कार्यकारी शक्तियाँ मंत्री परिषद में निहित होगी। ठीक है, तो फिर एक क्वेश्चन बनता है, नेपाल के इन दोनों संविधान में कार्यकारी शक्ति के उपयोग में क्या फ़र्क दिखाई देता है, एक क्वेश्चन। दूसरा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कि नेपाल को एक नए संविधान की ज़रूरत है, क्वेश्चन मार्क। क्यों, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है। तो इसका अर्थ भी देख लेते हैं, इसका उत्तर देख लेते हैं। 1990 में बना नेपाल का संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी। 2007 के अंतरिम संविधान के अनुसार नेपाल की कार्यकारी शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होगी व नेपाल के कार्यकारी फैसले प्रधानमंत्री के नाम पर लिए जाएंगे। इस आधार पर कहा जा सकता है कि नेपाल को एक नए संविधान की ज़रूरत है, क्योंकि पिछले संविधान 1990 में वे आदर्श निहित नहीं हैं जो जनता नेपाल के लिए चाहती है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश न हो तो क्या होता, देख लेते हैं। इसमें भी एक दो पॉइंट दिया गया है। देश के नेता अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते, जिससे अन्यायपूर्ण फैसले लिए जाते। यह समाज में अराजकता और हिंसा फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। नेताओं द्वारा लिए गए फैसले जनता पर जबरदस्ती थोपे जाते तो जनता के हित में नहीं होते। तो चौथा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन है ये देख लेते हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, तो क में है, एक स्कूल में 30 शिक्षक हैं और उनमें से 20 पुरुष हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा महिला वर्ग अल्पसंख्यक है, उनके विचारों का हमें सम्मान करना आवश्यक है क्योंकि वे सभी पुरुषों के बराबर शिक्षित हैं एवं स्कूल चलाने में बराबर की भूमिका अदा कर रही हैं। ख में है एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो ख का आंसर है बौद्ध धर्म को मानने वाले अल्पसंख्यक हैं, उनके विचारों का सम्मान करना आवश्यक है। प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपनी संस्कृति की रक्षा एवं विकास करने का अधिकार है। 5वां है ग है आपका एक कारखाने के भोजनालय में 80% कर्मचारी शाकाहारी है, तो 20% मांसाहारी हो गए, है ना। तो मांसाहारी कर्मचारी अल्पसंख्यक है, उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि सबको अपना अपना भोजन व स्वाद होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने पसंद का भोजन करने का अधिकार है। फिर घ में है 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवारों से हैं। तो 50 में 40 संपन्न हैं तो 10 जो है असंपन्न अर्थात गरीब परिवार से होंगे। तो उसका आंसर ये हो जाएगा यह गरीब परिवार के विद्यार्थी अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हैं, उनके विचारों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि एक ही कक्षा में विद्यार्थी होने पर उन्हें अनदेखा नहीं किया जा सकता। उनकी अवहेलना होने पर उनमें हीनता की भावना आ सकती है जो उनमें प्रतिभा के विकास को प्रभावित कर सकती है। तो क्वेश्चन मैं यहाँ से खींच के भेज दूंगी और आंसर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फ़ोटो खींच के सब भेज दूंगी लिखने के लिए, ठीक है ना। तो अभी यहाँ देख लेते हैं मुख्य आयाम कौन कौन से हैं। तो मुख्य आयाम है संघवाद, शक्तियों का बंटवारा, मौलिक अधिकार, संसदीय शासन पद्धति। ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, इसका महत्व लिखना है और सब यहाँ जो है हेडिंग के अंतर्गत है पीछे, तो आप देख लेना। तो मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं तो वो देख लेते हैं। भारत में जो भारतीय संविधान की उल्लिखित मौलिक अधिकारों से कुछ अधिकार इस तरह से हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक नहीं, 6 प्रकार के जो है मौलिक अधिकार बताए गए हैं। तो इनका विस्तार जो है आप यहाँ से पढ़ लेंगे और जो 5 आयाम हैं उन्हें भी आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। और 6ठा क्वेश्चन भी आपने करना है। 6ठा क्वेश्चन है आपका, 2 क्वेश्चन आप करेंगे, बाकी 4 हम करा देते हैं। उन भारतीय राज्यों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं निम्नलिखित पड़ोसी देश से लगती है: बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। आप खुद ढूंढना और खुद लिखना, ठीक है। और यहाँ शब्द संकलन है। तो मनमानापन, आदर्श, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राज्य व्यवस्था जिसे राज्य व्यवस्था पॉलिटिक्स बोलते हैं जिसे, संप्रभु, मानव व्यापार, निरंकुशता, ठीक है ना। तो ये जो है इस शब्दों को भी आप लिखेंगे अपनी कॉपी में और सबको बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे। बच्चों पेज को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं लिंक भेजूंगी, है ना। तो पेज को सब्सक्राइब करके आप जो है बार बार इसे सुनेंगे तो आपको रटने से ज़्यादा सुन करके याद होगा। बाकी क्वेश्चन आंसर करने के लिए मैं जो है फ़ोटो खींच के भेज दूंगी, ठीक है। और इसे सुनना, सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जितना भी नोटिफिकेशन दूंगी तो एक बार आप अपने क्लास का डाउनलोड कर देंगे तो बार बार आपका इंटरनेट जो है बर्बाद नहीं होगा। आप उसे डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू बच्चों। बाकी क्वेश्चन आंसर को मैं फ़ोटो खींच के भेज दूंगी। थोड़ा ध्यान से पढ़ना, समझना, बारीकी से पाठ को पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। सो धन्यवाद।